जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करने लगा हूँ और उस मौजू पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, सच्चा वाक़या, क्योंकि इस वाक़े के एक मेरे बड़े करीबी दोस्त जो वाइस चांसलर साहब हैं एक यूनिवर्सिटी के और मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, वो भी गवाह हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों दोस्त किसी जगह इकट्ठा खाना खाने गए। ये रात का खाना था, डिनर था। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने, जो उम्र में मेरे से बड़े हैं और बड़े ही एक काबिल इंसान हैं, जहाँ दीदा शख्स हैं, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब हम कॉफ़ी पीते हैं। तो हम दोनों दोस्त उठ के करीबी एक कॉफ़ी शॉप में चले गए। उस वक्त में कॉफ़ी शॉप के अंदर कोई भी नहीं था। एक टेबल पे एक दो लोग बैठे हुए थे और हम थे, यानी इसके अलावा कोई नहीं था। और हमने जो सिलेक्शन की कि हमने कहाँ बैठना है, वो हमें जो जगह पसंद आई वो लकीली खिड़की के इस तरफ थी, बाहर इस तरफ खिड़की थी और हम इधर बैठे हुए थे और वो लोग इस तरफ मौजूद थे। ये दो मेल थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। लिहाजा मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ बैठ के बातचीत शुरू की। हमारी आवाज़ वो बहुत लाउड भी नहीं थी और बहुत हमको कानों में विस्पर भी नहीं कर रहे थे, आहिस्ता भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि उसे कोई अगर बहुत ध्यान से सुने तो सुन सकता था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने, जो कि वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे एक बात कही। अभी वो बात कही नहीं थी, मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उन दोनों अफराद में से एक शख्स उठ के खड़ा हुआ और ऊंची आवाज़ से हम दोनों को मुखातिब करके उसने कहा कि आप मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं। हम दोनों बड़े हैरान हुए और उसके बाद जो थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ने जुमला बोला था, उसमें से एक जुमले का हिस्सा उसने निकाला। मैं उस जुमले को यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, एक आम रूटीन की बात थी। मसलन फ़र्ज़ कीजिए वो शुमाल की बात कर रहे थे या जनूब की बात कर रहे थे या किसी शहर की बात कर रहे थे, तो उस शख्स ने उस जुमले को रिपीट करते हुए कहा कि ये मेरे साथ जुड़ती है बात। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे उस दोस्त ने बात की थी कसूर की, तो वो शख्स कहने लगा कि आप कसूर की बात कर रहे थे और मैं कसूर में रहता हूँ और आप दोनों कौन होते हैं बात करने वाले। हम दोनों बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया और ये किस तरह हो गया। हमने बड़ी माजरत की कि जी हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, आप हमें माफ़ी दीजिए और हम माजरत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि आप इधर बैठ के मेरे मुतालिक बात करें। तो वो जो उनके साथ दोस्त थे उन्होंने भी हमसे माजरत करनी शुरू की। वो शायद आगाह थे उनसे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि अचानक ऐसा हो रहा था तो हम दोनों बड़े हैरान हुए। अब अगला काम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा वो जब मैंने वो सारी सिचुएशन थे, हम लोग निकले और वो दोनों फिर गुस्से से उठ के, एक साहब गुस्से से उठ के दूसरे का भी हाथ पकड़ के किसी और सीट पर जाके बैठ गए। कैफ़े ज़रा बड़ा था, वो किसी और कॉर्नर पे चले गए और हम दोनों बातचीत करने लग पड़े। तो मैं ज़रा नॉर्मल हालत में आया तो मेरे वो जो सीनियर दोस्त थे उनने मुझे बताया कि ये जो शख्स था ये गालिबन ओसीडी का मरीज़ था। अच्छा, अब ओसीडी के बारे में मैं जानता इतना ही हूँ जितना एक आम फहम में आप कह लीजिए एक शख्स जो पढ़ता रहता है, साइकोलॉजी को पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजी को भी पढ़ता है और लोगों की काउंसलिंग्स भी करता है। लेकिन मैं कोमाज में बड़ी वाज़ेह बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग नहीं होती। बाज़ औक़ात मेरे पास भी गलती से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मरीज़ होते हैं बायपोलर के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के या किसी भी बीमारी को, और मैं उन्हें बताता हूँ कि जनाबे वाला मैं इस मर्ज़ का मुआलिज नहीं हूँ, मैं तो काउंसलिंग देता हूँ 3 चीज़ों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी है काउंसलिंग की या कोचिंग की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से, खुद को कैसे जानना है, खुद को कैसे परखना है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। मैंने सच्ची बात बताऊँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक टैलेंट दिया था, उस टैलेंट को मैंने वक्त के साथ साथ पॉलिश किया है। मेरा 24 साल का तजुर्बा पढ़ाने का, कोचिंग का और काउंसलिंग का है और अल्लाह के करम और फजल से बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है, ये जो सारे प्रोफेशनल्स मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि बाज़ औक़ात किसी ने 1 घंटे का मेरे से टाइम लिया होता है, प्रोफेशनल टाइम बातचीत करने का, और 5 मिनट में मुझे ये पता लग जाता है कि इसका टैलेंट क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है और इसकी में एबिलिटी क्या है, इसमें इसके ग्रे एरियाज़ या इसके ब्लाइंड एरियाज़ क्या हैं। मैं माजरत करूँगा, ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ये पैरट्स की हैं, मेरे घर में बोलने वाले तोते हैं, तो हम आज की रिकॉर्डिंग घर कर रहे हैं तो इसकी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तोतों की तरफ से। आज अब मेरी दूसरी जो काउंसलिंग करी, यानी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और सेल्फ डिस्कवरी है, जिसकी बुनियाद पे फिर मैं फैसले करवाता हूँ कि आपने किस प्रोफेशन में जाना है, आपने शादी किससे करनी है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे, यानी मुस्तकबिल के हवाले से जो कुछ जुड़ता है मैं उसको जोड़ता हूँ। सबसे पहले लोग मेरे सामने ला के रखते हैं कि मसला जी हमारा ये प्रॉब्लम है, ये मेरे पार्टनर का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। मैं उन्हें कहता हूँ नहीं जी, इसको साइड पे रखें, पहले जाने आप कौन है, आपका पार्टनर कौन है, या आप क्या हैं, इसमें मैं लोगों को हेल्प करता हूँ।
और मेरा मानना, मेरी थ्योरी ये है, मेरा बिलीव बल्कि ये है कि आप क्या हैं या मैं क्या हूं, ये अल्लाह को पता है या आपको पता है, या फिर किसी एक्सपर्ट को थोड़ा सा पता लग जाता है। और मैं हेल्प करने वाला हूं लोगों को कि अगर आपने खुद को जानना है तो आप इस तरह जान सकते हैं। दूसरे मेरे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मैरिज के कॉन्फ्लिक्ट की हैं, लोगों के अज़दवाजी मसले, लोगों के लड़ाइयाँ झगड़े, इस पे एक अरसे से मैं खुद भी काम कर रहा था और मेरी फाउंडेशन ने प्रॉपर एक विंग बना दिया आस्क के नाम से, जिसको जस्टिस अनवार साहब इस वक्त हेड कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी मेरी जो एक्सपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की और एक इमेज बिल्डिंग की। मैं समझता हूं कि जो पहिया आपने दरियाफ्त कर लिया होता है, दूसरों को फिर दरियाफ्त नहीं करना चाहिए, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। 2015 से पहले तक मैं गुमनाम टीचर था पाकिस्तान का, जिसको कोई भी नहीं जानता ये कौन है, कासिम अली शाह। सिर्फ गुलशन नबी टाउन के ट्यूशन में जिनको पढ़ाता था वो बच्चे जानते थे कि कासिम अली शाह एक टीचर है जो पढ़ाता है और साथ हमें गाइड कर देता है। 2015 अक्टूबर में मेरी वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद अल्लाह के करम और फजल से ये बॉर्डरलेस वायरल हो गई और इस दौरान मैंने दर्जनों मुल्क देख लिए, जगह जगह मैं जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ। आज भी मेरी फ़्लाइट है और मैं एक लेक्चर देने के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ और मेरा एक लेक्चर है, उस लेक्चर के बाद मेरी चंद दिन बाद वापसी है। अच्छा, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ये तीन मैंने अपनी स्ट्रेंथ बता दी और मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा ये तीनों स्ट्रेंथ्स, इसमें मेरे पास, अब किसी ज़माने में मैं प्रोफेशनल काउंसलिंग करता था, यानी हम बाकायदा इश्तिहार सोशल मीडिया पर लगाते थे और हमारे पास कॉल्स आती थी, उसके बाद मैं चार्ज करता था और लोगों की काउंसलिंग करता था। मेरे पास वक्त नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे प्रोजेक्ट्स के साइज़ बहुत बड़े होते गए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 लोग जो हैं वो फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। 70 लोग इस वक्त मेरी पुराना जो फर्स्ट में ए प्रोजेक्ट जिसे कहता हूँ स्कूल और एकेडमी, उसमें काम कर रहे हैं। चे जाए कि ये इनडायरेक्ट मेरी वर्किंग है। लीडर के तौर पे ये 125 बंदों की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे पे रखी हुई है एज लीडर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा निज़ाम है जिसको मैं चला रहा हूँ। और ये भी मैं कम्युनिकेशन, ये आपसे बातें जो दरमियान में अचानक करने लग पड़ा हूँ, इसलिए करने लग पड़ा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को मेरे बारे में बेशुमार बातें नहीं पता, लिहाजा लोग फर्जी बातें खुद से घड़ लेते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो प्रमोट करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस हवाले से भी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, ये मेरे तमाम के तमाम जो यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, मेरे बैच में 105 लोग थे। 2000 केमिकल मेरा बैच था यूईटी में, वो भी इस बात को सेकंड करेंगे। तो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यूईटी पहुंचा था। उन दिनों में मैं ट्यूशनें पढ़ाता था अपने खर्चे के लिए। अल्लाह ने करम किया, मुझे जो लीडरशिप की एबिलिटी दी थी, पढ़ाने की सलाहियत दी थी। मैं आपको बता रहा हूँ 2001 में, आज से 21 साल पहले, मेरी मंथली जो अर्निंग थी वो 2.5 लाख रुपया थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मैं तमाम तरह के टैक्सेस पे करता हूँ। पाकिस्तान के हर तरह की जो एजेंसीज हैं जो चेक करती हैं फाइनेंशियल मैटर्स को, वो सब जगह पे रजिस्टर्ड हूँ। मेरी फाउंडेशन के पास 236 है, सर्टिफिकेट है प्रॉपर एफबीआर की तरफ से, जो बड़ी मुश्किल से अचीव होता है, जो अखुवत के पास है, जो ईदी साहब के पास है, ईदी साहब के ऑर्गेनाइजेशन में, जो लम्स के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 236 का सर्टिफिकेट है फाउंडेशन के पास, और मैं तमाम तरह के टैक्सेस पे करता हूँ। मेरे जो पर्सनल कंसल्टेंट है वो सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो टॉप कंसल्टेंट्स मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जरा चेक कीजिएगा। मैं एक वाकया सुनाऊंगा, असल मौजू की तरफ मैंने आना है, लेकिन इसमें दरमियान में एक अच्छे टीचर की तरह मैं वजाहत भी कर देता हूँ ताकि ये बातें भी लोगों के काम आ जाए, और जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए। मोहब्बत करने वालों को तो बताने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ लोगों में शरारत होती है, फिर वो इस शरारत को, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक प्रोपोगंडा की शक्ल में इस्तेमाल कर देते हैं। मसलन आपने एक जुमला चंद दिन से सोशल मीडिया पे पूरी कंपेन मेरे खिलाफ चलती रहती, 2-4 माह बाद कोई नई कंपेन चल जाती है, वो हकीकत नहीं होती। कभी कंपेन होती है, एक बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है और सेल्फी ली हुई है, और उसे मैंने कहा कि जी तुम जहाज़ खरीदोगे, और उसने कहा कि ला दे मैनू, मैं मोटरसाइकिल खरीदनी है। इस तरह करके कोई बात हुई। अब वो अगर तस्वीर आप देखते और उसको ज़रा जूम करके देखते तो मेरा जो तस्वीर थी, मेरा फेस काट के कहीं लगाया गया था, यानी कि वो इतनी एक्यूरेट एडिटिंग थी कि वो लग रहा है कि वो असली तस्वीर है, और वो पैराग्राफ जो है वो झूठा पैराग्राफ था। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो मुझे सेंड करते थे और कहते थे शाह जी ये क्या है। मैं कहता था यार ये सच नहीं है और ये झूठ है और ये बिल्कुल गलत बात है। फिर आजकल एक कंपेन चली, ये भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि कासिम अली शाह पता नहीं 2 या 3 लाख रुपए लेता है और लोगों को लेक्चर देता है पैसे नहीं कमाने चाहिए। मैं ये ज़िंदगी में कभी मैंने वजाहत नहीं दी, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं लोगों को जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, मैंने ट्यूशन से आगाज़ किया था, और वो तमाम के तमाम टीचर जो मुझे सुन रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। कल की बात है, गुलशन रावी में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर छोटी सी एकेडमी बनाता है, वहाँ से चलते 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 इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा इदारों में मैं सर्व कर चुका हूँ।
उसमें कॉर्पोरेट के इदारे भी हैं, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी हैं। यानी एक पढ़ाने वाला, एक टीचर विश करता है कि वो सिविल सर्विसेज को पढ़ाए, वो जुडिशरी को पढ़ाए, वो फौज के इदारों में जाके, स्टाफ कॉलेज में, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री में, काकूल में जाके पढ़ाए। अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा। पाकिस्तान के बेशुमार कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, मैं वहाँ सर्व कर रहा हूँ। मैं आपको आज पहली बार ये बात बता रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट इदारों से चार्ज नहीं करता। मैंने इतने इदारों में सर्व किया है, माँ सवाए कि जहाँ ऑफिशियल 4 साल मैंने पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, तो वहाँ मेरी एक जॉब थी, कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने आज तक, ये आप सुनने वाले जाके अगर इस बात को जो कॉलेज है, चूंग पुलिस कॉलेज है, वहाँ से कंफर्म कर लें, सहाला से कंफर्म कर लें, फौज के इदारों से कंफर्म कर लें, इतने इदारे हैं। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, इतनी यूनिवर्सिटी हैं मेरे, कितने उसमें लेक्चर्स होंगे, मैंने चार्ज नहीं किया। शायद अगर कभी 4-5 साल पहले चार्ज भी किया होगा तो मेरा बड़ा इब्तदाई वक्त था, मुझे नहीं पता था कि इस बिज़नेस को, जो ट्रेनिंग का और कोचिंग का बिजनेस है, से कैसे टैकल करना है। मैंने चार्ज नहीं किया। अगर मैंने कभी चार्ज किसी प्राइवेट कॉलेज से भी किया होगा तो वो अपनी कंपेन के लिए मेरी नाम को, तस्वीर को, वीडियो को इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैंने फिर बैन लगा दिया कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज की कंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि वो मेरा नाम यूज़ करते हैं, उससे ट्रैफिक लेते हैं, उससे एडमिशन मुकम्मल करते हैं, मुझे पे कर देते हैं और बाद में बातें करते हैं कि जी पैसे लेते हैं और लेक्चर देते हैं। ये मैंने फिर पॉलिसी बना ली कि मेरा क्लाइंट कौन है। मेरा क्लाइंट जो है ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट वर्ड है। अब ये कॉमाज में कॉर्पोरेट कईयों को नहीं पता, यह है बिजनेस वर्ड। इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं जिनके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता। मैं उनकी कंसल्टेंसी करता हूँ, उनके HR ऑडिट में हेल्प करता हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता हूँ, और सबसे बढ़ के मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, मोटिवेशन के जरिए, बातचीत के जरिए अल्लाह ने मुझे फंड दिया और ये मेरी मेहनत है, हक हलाल की कमाई है जिसका मैं टैक्स पे करता हूँ। अच्छा, तो एक तो बात ये कि वो 2-3 लाख नहीं है, वो ज़्यादा मिकदार है। मैं वाज़ह करना चाहूँगा कि मैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए उनको मैंने जवाब दिया कि ये मेरा रेट ही नहीं है, लोग तो मेरा रेट ख़राब कर रहे हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, कहानी को वहीं से शुरू करते हैं, बातचीत लंबी हो गई। अच्छा, अब जब मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को सुना तो यहां भी बता दूं तमाम साइकोलॉजिस्ट को, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, वो माइंड ना करें, तो मैंने एक जर्नल डिस्कशन तमाम के तमाम मेरे जो साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सेल फोन में कम से कम 2 दर्जन साइकोलॉजिस्ट के नंबर सेव है, कोई 10-12 साइकेट्रिस्ट के नंबर सेव है, उनसे सबसे रब्ते किए। तो उन्होंने कहा शाह जी आप गूगल करें ना, सबसे पहले आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो ये मेरा आज की जो गुफ्तगू और बातचीत है ये साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से नहीं है, साइकेट्रिस्ट की हैसियत से नहीं है, ये एक मुफाद आमा, एक पब्लिक सर्विस मैसेज, एक इल्म को फैलाने, आगही को बढ़ाने और समझ बूझ को बढ़ाना ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। दरमियान में जो मैं मिस कर गया हूँ काउंसलिंग्स, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी काउंसलिंग्स इस वक्त सिर्फ 2 शक्लों में अवेलेबल हैं क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं होता। एक तो mentoga.com पे अवेलेबल है और दूसरा एक्सेप्शनल है क्योंकि मेरी PR बहुत ज़्यादा है, तो बाज़ औक़ात मुझे लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं कि शाह साहब इस केस को ज़रा पर्सनल देख लीजिए, तो इंतहाई में चूज़ी हो चुका हूँ, वक्त होता नहीं है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा काम है, उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं फिर काउंसलिंग भी कभी कभी कर लेता हूँ। लेकिन मैं वापस आऊँगा, तो गूगल पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है पढ़ के सुना देता हूँ आपको। गूगल पे लिखा हुआ है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, इसे OCD कहते हैं। इस मर्ज में होता क्या है कि कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये, जहाँ पर एक शख्स जो है उसको एक थॉट कंपल्सिव हो जाती है, यानी उसके बिहेवियर में वो थॉट बार बार उसको आती है। इसको आप वहम की बीमारी भी कह सकते हैं, यानी ये शख्स एक वहम जो है, एक ख्याल आता है इसको और वो ख्याल फिर इतना बार बार आता है कि उसका कंट्रोल लूज हो जाता है, यानी उसके पास ये कंट्रोल नहीं होता कि वो उस ख्याल को रोक सके, बार बार ख्याल आएगा। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं तो तोतों की आवाज़ आ रही है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि मैं जाके उन्हें कहूँ कि शट अप प्लीज़, चुप कर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। इसी तरह वो आवाज़ या वो ख्याल वो बार बार आता है और आपका कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। नॉर्मली हम कोई भी ख्याल, नॉर्मल इंसान की निशानी है कि उसको कोई ख्याल आता है, तो बुरा ख्याल आता है या गलत ख्याल आता है तो वो कहता है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ख्याल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसको ये बीमारी होती है वो लाहौल पढ़ ले, वो नमाजें पढ़ ले, वो इबादतें कर ले, वो कुछ कर ले, हाँ दुआ करे ज़रूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुआ करे तो फिर क्या होगा वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन उस कंडीशन में उसका अपना कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करे, लिहाजा ख्याल भी बार बार वापस आए, एक रिपीट होता रहे ख्याल, तो वो एक अजियत पैदा करता है, वो आपके रवैयों पे असरअंदाज होता है, वो आपके पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होता है और बाज़ औक़ात आपकी परफॉर्मेंस का सत्यानाश हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, वो यकीनन साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं और साइकेट्रिस्ट इसका इलाज करते हैं मेडिसिन के ज़रिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा होता कैसे, यानी इस प्रोसेस को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब बहुत सी रिसर्च की है
बहुत सा जाना है अपने दोस्तों से जो साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे फिर जो गाइड किया, मैं वो आपके साथ आसान ज़ुबान में, अवामी ज़ुबान में समझाना चाहूँगा। वो मरीज़ जिसको ओसीडी होती है, उसको सबसे पहले एक ख्याल आता है, इसको परसेप्शन कह लीजिए, मफरूज़ा कह लीजिए। यानी आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसको ख्याल आया है कि कमरे में सांप है, ठीक है जी, अब ये पहला ख्याल है। वो उस ख्याल को फिर वैलिड करता है। इंसान को यकीन करने के लिए वैलिडिटी चाहिए होती है, और वैलिडिटी के लिए कोई वाक़या चाहिए, कोई सबूत चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे ये वैलिड हो जाए कि वाकई ऐसा है। तो खुदा का करना है, उसी वक्त लाइट चली जाती है। मैं कहानी बना रहा हूँ, उसको ख्याल है कि इस कमरे में सांप है और लाइट चली जाती है। और खुदा का करना है कि उस कमरे में कोई रस्सी या कोई परांदा या कोई ऐसी चीज़ जो सांप नुमा है, वो वहाँ पर कहीं पर उसे उस अंधेरे में कम रोशनी में दिख जाती है। वैलिड होगी बात। अब उसके बाद लाइट आ जाती है, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये वैलिडिटी है कि इस कमरे में सांप है। पहली चीज़ थी परसेप्शन, दूसरी थी वैलिडिटी। आसान जुबान में कह रहा हूँ, कोई चीज़ मिस कर दूँ तो मुझे प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, टेक्निकल लोग खासकर समझाने के लिए। पहला था परसेप्शन, सेकंड थी वैलिडिटी, थर्ड था बिलीव। उसके अंदर से एक चीज़ उठती है और उसको कहती है कन्फर्म है, सांप है। अब वो एकदम से तड़पेगा, नाचेगा, भागेगा, चीखेगा, कहेगा कमरे में कोई ना आए, और वो खुद भी निकलने की कोशिश करेगा, मुझे बचा लो कहेगा। वो जो सारा कुछ बिहेव करेगा वो किस बुनियाद पे होगा? जरा वापस आए, बिलीव, उससे पीछे आए वैलिडिटी, उससे पीछे आए परसेप्शन। यानी एक पूरा चेन प्रोसेस है। सबसे पहले परसेप्शन है, फिर वैलिडिटी है, फिर क्या है? बिलीव है। बिलीव के बाद क्या है? बिहेवियर, पर्सनैलिटी और एक्ट करना, यानी एक्सप्रेशन है। अब इस शख्स का ये कंट्रोल लूज हो जाता है कि जब भी ये कोई परसेप्शन बनाता है और वो वैलिड होती है और बिलीव करता है और बिहेव करता है, ये जो प्रोसेस है हम सबके साथ जिंदगी गुजारने के लिए हर वक्त ऐसा हो रहा होता है। यानी ये प्रोसेस वैसे भी नॉर्मल है। कैसे? हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं, हमने सड़क के पार जाना है, ठीक है, हमें अंदाजा नहीं है कि हमें किस स्पीड से जाना है क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं, तो हमसे पहले एक शख्स हम देखते हैं वो गुजर जाता है। यानी हमने जाना है, हमारा अंदाजा तेजी से जाना है, वो वैलिडिटी होती है, अगर ये गुजर सकता है तो मैं भी गुजर सकता हूं। जैसे बिलीव आता है तो एकदम से माइंड कहता है चलो, और आप भागते हुए आप भी सड़क क्रॉस कर जाते हैं। यानी आपका ये बिहेवियर, ये एक्सप्रेशन और ये एक्ट सड़क क्रॉस करने का, इसके पीछे क्या थी? एक बिलीव था, इसके पीछे एक वैलिडिटी थी, और इसके पीछे क्या थी? एक परसेप्शन थी। अब गुजारिश ये है, खुदा ना खास्ता अगर ये मर्ज आपको है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यानी मेरे सुनने वालों में से, अब मुझे समझ आ गया वो वाकया जो मैंने शुरू में सुनाया था, वाइस चांसलर साहब के साथ बैठा था और वाकया हुआ। उस शख्स को क्या था? उसको वहम की बीमारी थी, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एक वाकया, इससे मिलते जुलते जिंदगी में हजार वाकयात मेरे सामने आ रहे हैं, आपके भी जहन में आ रहे होंगे। अगर ये बीमारी आपको है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा कत्तन शर्म महसूस ना करें, इसका इलाज करवाएं और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट और किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें। पहली मेरी गुजारिश। ये मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप में ईगो पाई जाती है, आप में तकब्बुर पाया जाता है, और ये एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि तकब्बुर पाया जाना, इस पर पहले ही बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं तकब्बुर पाया जाने को एक मॉडर्न अंदाज से बयान करना चाहूंगा, ये कितना नुकसान दे सकता है। तो उस तकब्बुर की वजह से, उस ईगो की वजह से, वो आपकी स्ट्रेचर की वजह से है, वो ग्रेड की वजह से है, पोजीशन की वजह से है, पढ़ाई लिखाई की वजह से है, स्टेटस की वजह से, पैसे की वजह से है, आईक्यू की वजह, डिग्रियों की वजह से, कोई किसी वजह से आपके अंदर ईगो है, तो वो ईगो क्या कहेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बीमारी हो ही नहीं सकती। यानी ये शैतान वाली बीमारी है, शैतान की तरह बिहेव करती है, और ये आपको कहेगी नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉर्मल, ये लोग सारे पागल हैं, और ये इसकी वजह से हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ये आपको मैनिपुलेशन, आपके अंदर आप दो हो जाएंगी। सेल्फ आपकी हर वक्त दो सेल्फ ही होती हैं, एक आप अंदर होते हैं और एक असल में आप होते हैं जो दिख रहे हैं आप, यानी असल में तो आप अंदर ही होते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेट इतना करेगी कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकेंगे कि ये कितनी तेजी के साथ मैनिपुलेशन हुई, और आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे। तो मेरी एक तो पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि खुदारा अगर आपको ये बीमारी है तो इसका इलाज करवाइए। अच्छा, अगर आपको फिर भी ये मेरे लेक्चर, ये मेरी सारी गुफ्तगू के बाद भी आप यकीन नहीं कर पाए कि मुझे इलाज नहीं करवाना चाहिए, तो मेरी गुजारिश है दुआ कीजिए, जो मैंने पहले कहा था। फिर मैं आखिर में बताऊंगा दुआ क्यों कीजिए जी। अब अगर ये बीमारी आपके इर्द गिर्द किसी को है, तो मेहरबानी फरमा के उसको बड़े अदब से, एहतराम से, प्यार से, और खुदा ना करे प्लीज ह्यूमिलिएट किए बगैर, इंसल्ट किए बगैर, ताना दिए बगैर, क्योंकि हमारे माशरे में जहनी आर्जों पे बड़ा शदीद फौरन एतराज़ आता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तनकीद की जाती है, ताने दिए जाते हैं,
और पागल है कहा जाता है और तू तो बिल्कुल ही पागल है, और इस तरह के जुमले बोले जाते हैं जिससे लोग शर्म महसूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा बन जाता है, बहुत बड़ा एक टैबू बन जाता है, सोशल टैबू, कि किसी के साथ इवन कि मैं बताऊं कि जो जहनी बीमारियों की दवाइयाँ हैं, अच्छे मेडिकल स्टोर तो वो दवाई को देते हुए पहले देखते हैं कि डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया, कंफर्मेशन करते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी देखते हैं, फिर उसको छुपा के प्रॉपर देते हैं। और लोग जो वाकयातन इलाज अपना करवा रहे होते हैं वो किसी को बताते नहीं, और प्लीज़ बताना भी नहीं चाहिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँ। उससे आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जब टांग आपकी ख़राब है और किसी को नहीं पता, और आप ऐलान करें बार बार कि मेरी टांग ख़राब है, तो सेल्फ स्टीम लो। हाँ, अगर चलना है आपको और आपको तंगी हो रही है तो फिर आप किसी से हेल्प लेने के लिए बताएंगे, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई है, वापस आऊँगा। अगर किसी को है आपके इर्द गिर्द ये बीमारी, उसको मोहब्बत से कन्विंस कीजिए कि वो इलाज करवाए। अच्छा, और अगर वो नहीं मानता तो आप भी दुआ कीजिए। अब 2 जगह मैंने कहा दुआ कीजिए। वो शख्स जिसको लग रहा है नहीं नहीं मुझे है तो सही लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये कासिम अली शाह का लेक्चर मुझे कैसे ठीक करेगा। और दूसरी सिचुएशन बताइए, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो मानने को तैयार नहीं है कि उसको इलाज करवाना चाहिए और वो नहीं जा रहा, दुआ कीजिए। 2 बार मैंने कहा। क्यों कहा? लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो मेरा ईमान है इस पूरी कायनात का खालिक, कादिर, ताकत वाली ज़ात जो है वो तो अल्लाह है, और उसकी सबसे बड़ी जो सिफत है, बेशुमार 99 नाम है और सिफात तो बेशुमार हैं, वो सबसे बड़ी सिफत है रहमान और रहीम होना। उसके रहम और रहमान और रहीम होने की ताकत ये है कि अल्लाह उसके दिल में या आपके दिल में ये ख्याल कहीं मजबूत करता है कि नहीं मुझे इलाज करवा लेना चाहिए, उस दुआ के नतीजे में ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है ऐसे असबाब बन जाएं कि वो इलाज की तरफ चला जाए, क्योंकि इलाज के बगैर ऐसे शख्स को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और आसानी से मैं कहूं, ऐसा शख्स अपना दुश्मन खुद बन चुका है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसके अंदर एक ऐसा बम फिट है जो कभी भी फट सकता है, बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसे शख्स के साथ आपको जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, आपके दफ्तर में है, आपके घर में है, आपके जानने वालों में है, खुदा की कसम मैं बताऊं वो खुद तो अजियत पे है, उसके इर्द गिर्द के तमाम लोग भी एक अजियत का सामना कर रहे हैं। अब यहां मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा और साथ ही साथ मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें जिस्मानी सेहत भी दे। आजकल एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पे, अगर कॉल करें तो ये मैसेज चल रहा है जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के बारे में। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जिस्मानी सेहत भी दे और हमें ज़हनी सेहत भी दे और रूहानी सेहत भी दे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।